हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू रिटेल सेशन 3 स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 सेशन 3 सेशन में हमने पढ़ा था कि संगठित रिटेलिंग और असंगठित रिटेलिंग क्या होती है। इस सेशन में हम जानेंगे कि स्टोर रिटेलिंग क्या होती है और गैर स्टोर रिटेलिंग क्या होती है। भारत में अनेक प्रकार के ऐसे स्टोर हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं तक उत्पाद को पहुंचाने का काम करते हैं। इनमें से कुछ स्टोर रिटेलिंग में आते हैं और कुछ गैर स्टोर रिटेलिंग में आते हैं। तो यही हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि स्टोर रिटेलिंग क्या होता है और कैसे विभाजित उसे हम करते हैं, और गैर स्टोर रिटेलिंग क्या होता है और उसको कैसे विभाजित किया जाता है। स्टोर रिटेलिंग क्या होता है? जब वस्तु और सेवाओं को किसी एक स्थान या स्टोर से बेचा जाता है तो इसे स्टोर रिटेलिंग कहा जाता है। स्टोर रिटेलिंग को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। इसके दो आधार होते हैं। पहला मालिकाना अधिकार, दूसरा बेचे जाने वाला उत्पाद। इन दो आधारों पर हम स्टोर रिटेलिंग को विभाजित करते हैं। आगे वीडियो में हम ये समझेंगे कि मालिकाना अधिकार पर कितने प्रकार की स्टोर रिटेलिंग होती है और बेचे जाने वाले उत्पाद के आधार पर कितने प्रकार की स्टोर रिटेलिंग होती है। मालिकाना अधिकार के आधार पर कितने प्रकार के स्टोर रिटेलर्स होते हैं? इसमें सबसे पहले आता है स्वतंत्र रिटेलर, जिसको इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंट रिटेलर कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए आगे जानते हैं। स्वतंत्र रिटेलर परिवार के सदस्यों की सहायता से या फिर किसी अन्य सहायक की मदद से अपने स्टोर को चलाता है। क्योंकि उसके नाम में ही स्वतंत्र आ रहा है, तो इसलिए वह स्वयं ही अपनी रिटेलिंग की रणनीतियां बनाता है। एक स्वतंत्र रिटेलर ग्राहक से सीधे संपर्क बनाता है। इस प्रकार की स्टोर रिटेलिंग में आते हैं रिटेल चेन स्टोर्स। जब किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक स्टोर के सभी विशेष काम किए जाते हैं, इस प्रकार के स्टोर्स को रिटेल चेन स्टोर्स कहा जाता है। सभी चेन स्टोर्स में एक ही जैसे उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका पर्यावरण और प्रचार करने का तरीका भी एक जैसा ही होता है। उदाहरण के लिए रिलायंस और बाटा, ये स्टोर्स रिटेल चेन स्टोर्स कहलाते हैं। ये कुछ रिटेल चेन स्टोर्स के उदाहरण हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी स्टोर्स रिटेल चेन स्टोर्स कहलाते हैं। डिटेलिंग में आगे चलते हैं और समझते हैं फ्रेंचाइजिंग। किसी कंपनी और किसी स्टोर के मालिक के बीच एक कानूनी अनुबंध मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसमें कोई प्रसिद्ध कंपनी किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना स्थापित नाम उपयोग करने की अनुमति देता है। तो इसमें जो कंपनी है वो कहलाएगी फ्रेंचाइजर, और जो स्टोर का मालिक है जो व्यापार करना चाहता है उस स्थापित कंपनी का नाम उपयोग करके वो कहलाएगा फ्रेंचाइजी। और जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में कानूनी अनुबंध होगा, जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे फ्रेंचाइजिंग। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट, ये फ्रेंचाइजिंग कैटेगरी में आते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी फ्रेंचाइजिंग के उदाहरण हैं। है उपभोक्ता सहकारी संस्था, जिसको इंग्लिश में कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। एक उपभोक्ता सहकारी संस्था एक रिटेल स्टोर है जो अपने ही सदस्य ग्राहकों की मदद से चलाया जाता है। जब मौजूदा रिटेलर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और ग्राहक असंतुष्ट ही रह जाता है,
तब इस प्रकार के स्टोर्स की शुरुआत की जाती है। उदाहरण के लिए अपना बाजार जो मुंबई में स्थित है, वह एक उपभोक्ता सहकारी संस्था कहलाता है। ये कुछ और कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, यानी उपभोक्ता सहकारी संस्था, जिसको आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। स्टोर्स के बारे में चर्चा की, जैसे रिटेल चेन स्टोर्स, स्वतंत्र रिटेलर, फ्रेंचाइजिंग और उपभोक्ता सहकारी संस्था। ये चारों प्रकार जो थे, ये मालिकाना अधिकार के आधार पर थे। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है बेचे जाने वाले उत्पाद के आधार पर कितने प्रकार के रिटेल स्टोर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सुविधा स्टोर्स। यह स्टोर्स बहुत छोटे आकार के होते हैं, साइज इनका बहुत छोटा होता है, रिहायशी इलाकों में ये स्थित होते हैं। यह लंबे समय तक खुले रहते हैं और इनमें सीमित उत्पाद ही मिलता है, जैसे दूध, ब्रेड, बटर, सब्जियां। स्टोर्स कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सुविधा स्टोर्स के उदाहरण हैं। सुपरमार्केट एक विशाल स्टोर होते हैं, मतलब बहुत बड़े स्टोर होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। इन स्टोर्स में अधिकतर खाने से जुड़े हुए उत्पाद ही मिलते हैं। बहुत ही नियमित लाभ पर ग्राहकों तक उत्पाद पहुंचते हैं, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है। यह स्टोर्स स्वयं सेवा फैशन मीन्स सेल्फ सर्विस, जिसमें ग्राहक खुद ही पूरे स्टोर में घूमकर अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना उत्पाद ढूंढता है, उसको सेल्फ सर्विस बोलते हैं। तो ये स्टोर स्वयं सेवा फैशन से ही जुड़े होते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, मतलब सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं सुपरमार्केट में। ग्राहक को बहुत कम सेवाएं प्रदान की जाती हैं और ये नकद लेन देन पर ही यकीन करते हैं, मतलब ये उधार की सुविधा अपने ग्राहकों को नहीं देते। इस तरीके से दिखते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि एक सुपरमार्केट और एक जनरल स्टोर्स को मिला दिया जाए तो एक हाइपर मार्केट बन जाता है। यह आमतौर पर आकार में बहुत बड़े होते हैं। जितने भी हमने अभी स्टोर्स के प्रकार किए हैं और जितना आगे करने वाले हैं, उसमें सबसे अधिक आकार हाइपर मार्केट्स का ही होता है। इनका मुख्य उद्देश्य अपनी कम कीमतों से और उत्पाद की वैरायटी से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना होता है। यह स्टोर्स भी स्वयं सेवा फैशन, जिसको सेल्फ सर्विस कहते हैं, उसी आधार पर ही चलते हैं। मार्केट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये हाइपर मार्केट के उदाहरण हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विशेषता स्टोर्स। विशेषता स्टोर्स वह स्टोर्स होते हैं जहां एक ही प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण। यह सब विशेषता स्टोर्स में उपलब्ध होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वह स्टोर हैं जो केंद्रीय स्थानों में स्थित होते हैं। पूरे स्टोर को अन्य डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है और एक ही छत के नीचे ग्राहक को अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं। इन स्टोर्स को अपना विशाल स्टॉक बनाए रखने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है। पैंटालून्स और लाइफस्टाइल डिपार्टमेंटल स्टोर के ही दो उदाहरण हैं। कैटलॉग शोरूम। कैटलॉग स्टोर्स अधिकतर हार्ड गुड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर में व्यापार करते हैं। एक कैटलॉग की सहायता से, जिसके ऊपर सभी प्रोडक्ट के नंबर कोड लिखे होते हैं, ग्राहक को उपलब्ध कराए जाते हैं और ग्राहक अपनी पसंद और जरूरत का उत्पाद चुन लेते हैं और खरीद लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं गैर स्टोर रिटेलिंग, यानी नॉन स्टोर रिटेलिंग। जब वस्तुओं और सेवाओं को
बिना किसी स्थान और बिना किसी स्टोर से बेचा जाता है तो इसे गैर स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। गैर स्टोर रिटेलिंग उपभोक्ता के साथ सीधा संबंध रखती है। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सीधे व्यक्तिगत संपर्क और सीधे प्रतिक्रिया मार्केटिंग। सीधे व्यक्तिगत संपर्क यानी डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग की मदद से रिटेलर और ग्राहक का सीधा संपर्क हो पाता है। जैसे मेकअप का सामान, आभूषण, घरेलू उपकरण, अगर यह सब उत्पाद बेचने होते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का उपयोग होता है। इस प्रकार की रिटेलिंग बहु विकल्प नेटवर्किंग के रास्ते पर चलती है। इसमें होता क्या है कि अपने उत्पाद को दिखाने और समझाने के लिए ग्राहकों को पार्टीज और गेट टुगेदर्स के लिए इनवाइट किया जाता है, या फिर मौजूदा ग्राहक रिटेलर से कमीशन लेकर नए ग्राहकों को इस तरफ आकर्षित करते हैं। ये कुछ डायरेक्ट सेलिंग के उदाहरण हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सभी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग पर चलती हैं। है प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मार्केटिंग, मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। इसमें मेल, कैटलॉग, फोन और इंटरनेट की मदद से ग्राहक को नए उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। इसके अंदर ग्राहकों से संचार, मतलब कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए नए तरीके आते हैं। वह कौन से होते हैं, चलिए आगे जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मार्केटिंग में सबसे पहले आता है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। इसमें ग्राहक का डेटा यूज करके उसको मेल के थ्रू, मेल की सहायता से उत्पाद का प्रमोशन किया जाता है। नेक्स्ट है टेलीविजन शॉपिंग यानी टेलीविजन खरीदारी। उत्पाद को उसकी सुविधाएं, मूल्य और गारंटी या वारंटी के साथ टेलीविजन पर प्रचारित किया जाता है। मतलब प्रमोशन जो होता है उत्पाद का, वो टेलीविजन की सहायता से होता है। विभिन्न शहरों के लिए फोन नंबर दिए जाते हैं जहां से उत्पादों को ऑर्डर किया जा सकता है और होम डिलीवरी की जा सकती है। में मुख्य भूमिका टेलीविजन की होती है। जाहिर सी बात है, जब हम उत्पाद को टीवी के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में, उसकी सेवाओं और सुविधाओं के बारे में टीवी के माध्यम से हम टेलीविजन शॉपिंग में उत्पादों की सुविधाएं पहुंचाते हैं। ई शॉपिंग, इंटरनेट का उपयोग करने वाली वेबसाइट्स के माध्यम से यह ग्राहक को अपने घर से आराम से उत्पाद खरीदने की अनुमति देता है। उत्पाद की डिलीवरी ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद ही की जाती है। ई शॉपिंग में ग्राहक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकता है और उसके बाद उत्पाद उसके घर पर ही डिलीवर हो जाता है। उत्पादों का प्रचार करने के लिए जब टेलीफोन के माध्यम से ग्राहकों के साथ बातचीत की जाती है, उसे टेलीमार्केटिंग कहते हैं। ग्राहकों को तभी संपर्क किया जाता है जब उनके पास बात करने के लिए समय होता है। ज्यादातर कंपनियां ग्राहकों से संपर्क करने के लिए उन्हें टोल फ्री नंबर देती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, बैंक से जब ग्राहकों के पास फोन आता है तो वो टेलीमार्केटिंग का ही एक उदाहरण है। मार्केटिंग में फोन की मदद से ग्राहकों से संपर्क किया जाता है। कि स्टोर रिटेलिंग और गैर स्टोर रिटेलिंग में अंतर क्या होता है? स्टोर रिटेलिंग में वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से बेचा जाता है, एक स्टोर से बेचा जाता है। वहीं गैर स्टोर रिटेलिंग में वस्तुओं और सेवाओं को बिना किसी स्थान या दुकान के बेचा जाता है। स्टोर रिटेलिंग को मालिकाना अधिकार और उत्पाद के प्रकार, इन दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। वहीं सीधे व्यक्तिगत संपर्क और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मार्केटिंग इसको विभाजित करने के
मुख्य आधार हैं। गैर स्टोर रिटेलिंग को इन दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। स्टोर रिटेलिंग में ग्राहक शोरूम में आते हैं, दुकान में आते हैं और उत्पादों को पसंद करते हैं। गैर स्टोर रिटेलिंग में जो ग्राहक है वो इंटरनेट, मेल्स, फोन और टेलीविजन के माध्यम से उत्पाद को पसंद करते हैं। स्टोर रिटेलिंग में रिटेलर उत्पादों की व्यवस्था करता है। गैर स्टोर रिटेलिंग में कंपनियां ग्राहकों को उनके घर पर उत्पादों को भेजने के लिए अपने टोल फ्री नंबर दे देती हैं। स्टोर रिटेलिंग में मल्टीपल चैनल शामिल होते हैं, जबकि गैर स्टोर रिटेलिंग में सीधे ग्राहक से संपर्क होता है। स्टोर रिटेलिंग में उत्पादों को और उससे जुड़े ऑफर्स को स्टोर में ही दिखाया जाता है। गैर स्टोर रिटेलिंग में उत्पादों को और उससे जुड़े ऑफर्स को इंटरनेट, ऑनलाइन के माध्यम से दिखाया जाता है। और आखिरी में स्टोर रिटेलिंग में उत्पाद को बदलने की जिम्मेदारी रिटेलर की होती है। गैर स्टोर रिटेलिंग में उत्पाद को बदलने की जिम्मेदारी ई रिटेलर की होती है। यूनिट 1 सेशन 3 बस इतना ही था। आज के इस सेशन में हमने सीखा स्टोर रिटेलिंग और नॉन स्टोर रिटेलिंग के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे यूनिट 1 सेशन 4। थैंक यू।